जय दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज लगभग 3-4 दिन के ब्रेक के बाद मैं वापस आपसे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारे एक सनातनी योद्धा हैं श्री तुफैल चतुर्वेदी जी। उनका असली नाम तो है विनय कृष्ण चतुर्वेदी। तो वो चूँकि शायर हैं उर्दू के और बड़े नामचीन शायर हैं, तो उनका तख़ल्लुस है, जो उपनाम होता है तुफ़ैल। तो हम उनको तुफ़ैल भाई बोलते हैं। तो वो न्याय मंच के माध्यम से सनातन का एक बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उन भाइयों को सनातन में वापस ले आ रहे हैं, जो परिस्थितियों या हमारी कुछ गलतियों से हमसे बिछड़ गए थे और विधर्मी हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का एक बड़ा महती प्रयास, एक युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है न्याय मंच द्वारा। उसमें और बहुत सारे और मित्र जुड़े हुए हैं। उसमें छोटा-सा प्रयास मैं भी करता हूँ। तो वो उनका न्याय मंच का एक अधिवेशन था, एक गोष्ठी सेमिनार था। उसमें हमें आमंत्रित किया गया था, तो मैं उसके लिए दिल्ली गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत सारे मित्र वहाँ मिले, पर वहाँ सब इतनी भीड़-भाड़ थी और इतना टाइट कार्यक्रम था और मतलब कि मित्रों से बहुत ज़्यादा तो बातचीत मुलाकात हो नहीं पाई। तो पर जो भी हेलो हाय हो पाई बहुत सारे मित्रों से, बहुत सारे मित्र मिलने आए थे, मैंने सबको इनवाइट किया था और बहुत ही शानदार, क्योंकि दिल्ली जैसी जगहों पे संडे ही एकमात्र होता है दिन लोगों के पास। तो उसमें लोग आमतौर पे उपस्थिति होती नहीं है दिल्ली के, और सुबह 9:30 बजे उपस्थित हो जाना, ये तो बड़ी बहुत बड़ी बात होती है दिल्ली वालों के लिए। पर द हॉल वाज ऑलमोस्ट पैक्ड। बड़े अच्छे-अच्छे वक्ता थे सर। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी थे और बहुत मतलब बहुत विवेक भटनागर जी थे, प्रोफ़ेसर मक्खनलाल जी थे। मैं ऐसे मतलब मेरा तो सौभाग्य होगा कि यदि मैं उनसे बात कर पाऊँ अपने चैनल पे। क्या विद्वतापूर्ण उन्होंने हमें वक्तव्य दिए, क्या बातें बताई। तो ख़ैर साहब, उसके बाद मुझे अयोध्या जी जाना था, रामलला के दर्शन हुए, उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो करके साहब फिर वापस आए, कल रात को 4 बजे पहुँचे, आज सुबह इस वक़्त 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। तो सबसे पहला अपडेट जो आया वो कल आया कुश्ती जगत से। वैसे मेरे पास सूचना तो 3 दिन पहले आ गई थी, पर कुछ कारणों से मैंने कहा हम ब्रेक नहीं करेंगे, जब मीडिया ब्रेक करेगी तो करेगी। मेरे पास 3 दिन पहले ये खबर थी। तो साहब आप मेरे पिछले सारे वीडियोज़ याद कीजिए। जब कुश्ती संघ का चुनाव हो गया, उसके बाद निलंबित कर दिया गया, तभी से मैं एक बात कहता आ रहा हूँ कि कुश्ती संघ को निलंबित करने का कोई अधिकार खेल मंत्रालय के पास है ही नहीं, क्योंकि कुश्ती संघ एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त शासी संस्था है। तो साहब यदि यूडब्ल्यूडब्ल्यू इस चुनाव को मान्यता दे देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती की बॉडी है, तो फिर आईओए और खेल मंत्रालय का कोई महत्व रह ही नहीं जाता। खेल मंत्रालय का सिर्फ इतना महत्व है कि वह डब्ल्यूएफआई को फंडिंग देती है कि चलो भैया आपने पहलवानी करानी है देश में, तो ये लो 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया। तो ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है जो स्वयं शासन, अपना स्वयं शासी हो, और वो असली तब हो पाती है जब उनसे पैसे, भैया अगर हमसे पैसा लोगे तो हम तो हिसाब किताब, तब तो हम पूछेंगे कहाँ घूम के आ रहे हो, है ना। जब तक आप फादर से पैसे लेते हैं, फादर के घर में रह रहे हैं, फादर से पैसे ले रहे हैं, तो फिर तो बाप का दखल होता है ना आपके जीवन में। तो यदि इंडिपेंडेंट होना है तो बाप का घर छोड़ दो, अपना रहो। 18 साल से, जैसे अंग्रेज हुआ, सब 18 साल के बाद घर छोड़ देते हैं ना। नाउ इट्स माई लाइफ। तो बेटा अगर इट्स योर लाइफ तो फिर एक काम करो, पैसा मत लो हमसे और हमारे घर में मत रहो। हमारे घर में तो हमारा रूल चलेगा। तो साहब ये नियम होता है, जिंदगी का नियम है। तो मैं एक बात हमेशा से कहता था कि यदि इस चुनाव को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने मान्यता दे दी, यदि डब्ल्यूएफआई को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने मान्यता दे दी, तो ये एडहॉक कमेटी जीरो हो जाएगी उसी दिन और खेल मंत्रालय के निलंबन का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूएफआई को पहचानती है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होंगे उसमें यदि डब्ल्यूएफआई है तो उसकी भेजी टीम काम करेगी। पर ये इनकी जिद थी साहब,
कि नहीं हम डब्ल्यूएफआई की को निलंबित करके हम सरकार चलाएंगे, एडहॉक कमेटी। तो साहब वो शुभ समाचार ये है कि परसों यूडब्ल्यूडब्ल्यू का पत्र आ गया डब्ल्यूएफआई को कि हम आपका निलंबन तत्काल प्रभाव से खत्म कर रहे हैं। आज के बाद आप कुश्ती की एक्टिविटीज अपने देश में कर सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी कुश्ती को शुरू कीजिए अपने देश में, कैंप लगाइए और नेशनल चैंपियनशिप्स कराइए, ओलंपिक की तैयारी कीजिए। उन्होंने पहला काम क्या किया? तत्काल प्रभाव से निलंबन रद्द। अब भारत के खिलाड़ी, भारत के पहलवान जो अब तक यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बैनर तले, झंडे तले पिछले 6-7 महीने से खेल रहे थे ना, नेशनल एंथम नहीं बजता था, भारत का झंडा नहीं, यूडब्ल्यूडब्ल्यू के झंडे के नीचे खेलते थे वो, क्योंकि डब्ल्यूएफआई निलंबित थी, क्योंकि समय से चुनाव नहीं हुए थे। अब वो चुनाव को मान्यता कल उन्होंने दे दी। अब डब्ल्यूएफआई की मान्यता बहाल हो गई यूडब्ल्यूडब्ल्यू से। ठीक, अब कोचिंग कैंप डब्ल्यूएफआई लगाएगी। आपको याद होगा कि मैंने जब ये पूना नेशनल्स और जयपुर नेशनल्स का झगड़ा हो रहा था तो खिलाड़ी कहते थे और खेल मंत्रालय ने बकायदा एक चिट्ठी लिखी थी कि हे डब्ल्यूएफआई, हम तुमको निलंबित किया हूं, कैसे तुम नेशनल्स करा रहे हो। तब मैंने क्या कहा था कि अपनी चिट्ठी की बनाओ बत्ती, अरे खेल मंत्रालय अपनी चिट्ठी की बनाओ बत्ती। कागज की बत्ती बनाई जाती है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कागज लपेट के ऐसे लंबी सी बत्ती बन जाएगी गोल, और कोल्ड ड्रिंक पीने वाली स्ट्रॉ जैसी। तो खेल मंत्रालय उस अपनी चिट्ठी की बनाओ बत्ती और अपने स्थान विशेष में ले लो। आपकी उस चिट्ठी का यही महत्व है। डब्ल्यूएफआई को तो अगर मैं होता तो चिट्ठी ऐसे फाड़ के उसका वीडियो बनाता कि देखो तुम्हारी चिट्ठी फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी है, क्योंकि उसका कोई महत्व ही नहीं। खैर, तब जिम्मेवार पदों पे बैठे हुए लोग इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते। खैर, तो पुणे में नेशनल्स हुआ तो लोग कह रहे थे कि पुणे नेशनल्स तो अवैध है। नहीं, पुणे नेशनल्स ही वैध था, क्योंकि वो डब्ल्यूएफआई ने आयोजित किया था। उस दिन तक उस पर एक संशय का बादल था, परंतु आज जब यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को मान्यता दे दी है तो अब डब्ल्यूएफआई की एक्टिविटी ही वैलिड मानी जाएगी यूडब्ल्यूडब्ल्यू की निगाह में। इसलिए जयपुर नेशनल्स का अब कोई महत्व नहीं रहा। अब एडहॉक कमेटी को कोचिंग कैंप लगाकर ट्रायल कराने का भी कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि आप ट्रायल करा लीजिए, टीम, भाई आपने ट्रायल करा लिया और ओलंपिक क्वालिफायर होने वाले हैं अप्रैल में, उसके लिए 8 से 10 मार्च को एडहॉक कमेटी ने ट्रायल रखी है, रख लो। कहां भेजोगे? कंपटीशन में भेजोगे ना, यूडब्ल्यूडब्ल्यू तुम्हारी टीम को घुसने ही नहीं देगा, वो तो जो डब्ल्यूएफआई टीम भेजेगी उसको घुसने देगा। इसलिए अब कोचिंग कैंप और एशियन क्वालिफायर का ट्रायल कौन कराएगा? डब्ल्यूएफआई। ये इसको अगर सरल शब्दों में समझाया जाए तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि डब्ल्यूएफआई और यूडब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ इश्क मुश्क प्यार मोहब्बत चल रही थी। तो डब्ल्यूएफआई एक लड़की है सुंदर सी, यूडब्ल्यूडब्ल्यू एक स्मार्ट सख्त लौंडा है। इन दोनों में इश्क मुश्क मोहब्बत प्यार है। और लड़की के पप्पा है खेल मंत्रालय और लड़की की अम्मा है आईओए। तो लड़की के पप्पा और अम्मा ने कहा कि हे, हमारे मर्जी के बिना घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। तो उसने बोला पप्पा आई लव यू, बट अब मैं 18 साल की हो गई हूं एंड इट इज माई लाइफ। तो सब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो यदि डब्ल्यूएफआई और यूडब्ल्यूडब्ल्यू, बीवी और मियाँ राजी हैं, यूडब्ल्यूडब्ल्यू राजी है, डब्ल्यूएफआई राजी है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को बोल दिया आई लव यू और डब्ल्यूएफआई ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू को बोल दिया आई लव यू टू, तो सब अब मियाँ बीवी हो गए राजी। तो क्या करेगा काजी? काजी माने अनुराग ठाकुर या आईओए या खेल मंत्रालय या डीजी साई, ठीक है ना, क्योंकि अब मियाँ बीवी हो गए हैं राजी।
इसलिए पप्पा आई लव यू, बट अपने घर बैठिए, हमको अपना काम करने दीजिए। अब हम 18 साल की हो गई हूँ, अब हम एडल्ट हूँ, हम अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। इस प्रकार लड़की जो है पप्पा के घर से अपने सैया जी के पास शिफ्ट हो गई है। आई समझ में? इसको बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अब आइए अगली बात पे। अच्छा, जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफए को चिट्ठी लिखी उसमें 2-3 बातें इंगित की कि पहले अपना एथलीट्स कमीशन का चुनाव दोबारा कराइए। इन्होंने एथलीट्स कमीशन जो बनाया था उसमें 5-6 पुराने खिलाड़ी, एथलीट्स मतलब जो पहलवान है, भाई फेडरेशन है तो किसके लिए है? कुश्ती के लिए ना। कुश्ती किसकी है? पहलवानों की। किन पहलवानों की? जो आज कुश्ती लड़ रहे हैं, उनका भी तो एक से एक महत्व, एक बॉडी, एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना डब्ल्यूएफआई में। तो उसके लिए प्रावधान बनाया है यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने एथलीट्स कमीशन, मतलब खिलाड़ियों का एक बॉडी जो डब्ल्यूएफआई के साथ तालमेल बना के काम करती है। यदि उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, तो वो एथलीट्स कमीशन डब्ल्यूएफआई से या यूडब्ल्यूडब्ल्यू से अपनी बात कहता है। तो वो जो इन्होंने बनाया था उसमें योगेश्वर दत्त पहलवान जी और 3-4 महिलाएं, 3-4 पुरुष पहलवान थे। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें आपने पुराने सब रिटायर्ड पहलवान रख लिए हैं अभी। तो उसका नियम उन्होंने बनाया कि अधिक से अधिक 4 साल पहले रिटायर हुआ पहलवान या एक्टिव रेसलर ही एथलीट्स कमीशन में रखिए आप, जो मैक्सिमम 4 साल पहले रिटायर हुआ हो या जो अभी एक्टिव हो। अच्छा होता है यदि एक्टिव रेसलर को रखा जाए, और किसी भी नेशनल चैंपियनशिप या किसी नेशनल ट्रायल के दौरान आप एथलीट्स कमीशन का चुनाव करा लीजिए, जिसमें सभी पार्टिसिपेटिंग खिलाड़ी भाग लें। मतलब सभी खिलाड़ी मिलके अपने 6 रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, जिसमें 3 लड़के होंगे, 3 लड़कियां होंगी। तो वो अभी शायद एशियन गेम्स की जो एशियन क्वालिफायर की जो ट्रायल होने वाली है मार्च में, डब्ल्यूएफआई कराएगी अब उसको, उसमें वो वर्तमान के 6 खिलाड़ियों का चयन करके एक एथलीट्स कमीशन बना देंगे। तीसरी उन्होंने जो सबसे बड़ी शर्त रखी है कि किसी खिलाड़ी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बाकायदा नाम लेके बोला है, खासतौर पे उन खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार की आपने दुर्भावना या वैर भाव नहीं रखना है, शत्रुता का भाव नहीं रखना है, जिन्होंने वो धरना दिया था या जिन्होंने ये एजिटेशन लिया था। तो मैं तो पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, सब डब्ल्यूएफआई जो है, इट शी इज अ मदर, और ये हम सब कोचेस, खिलाड़ी, पहलवान, हम इनके बच्चे हैं। डब्ल्यूएफआई हमारी माँ की तरह है, और माँ अपने बच्चों से क्या प्यार करेगी यार, आप बताओ। वो है ना, हमारे यहाँ तो संस्कृत में एक उक्ति है ना कि माता कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं होती। तो सब फेडरेशन ने बोल दिया, संजय सिंह ने बोल दिया, हाँ हाँ बकायदा मैं खुद उन तीनों साक्षी, विनेश, बजरंग को स्वयं फोन करके इनवाइट करूंगा कि आप आइए और बकायदा ट्रायल दीजिए, और हमारी आपसे कोई दुर्भावना नहीं। परंतु ये मैं आपको अभी इसी बात पे, अभी जो जयपुर नेशनल्स हुआ था ना, तो विशाल कालीरमन बेचारा बैग लेके, विशाल कालीरमन वो पहलवान है जो 65 किलो में बजरंग पूनिया को चैलेंज करता रहा कि भैया ट्रायल देके जाओ, ट्रायल देके जाओ। वो 1-1, 2-2 करोड़ के इनाम धर दिए गए थे, और वो 4 महीना तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और खाप पंचायतें होती रही, और बजरंग पूनिया पे दबाव बनाया जा रहा था कि चूंकि एशियन गेम्स की ट्रायल मैं जीता हूं तो मुझे हरा के आप ट्रायल देने जाइए। पर वो डायरेक्ट खेलने गए और हार के वापस आए थे। तो वही विशाल कालीरमन, वो लड़का चूंकि रेलवे का एम्प्लॉय है, तो रेलवे का आदेश था कि जयपुर में खेलना है, तो सब वो जयपुर गया। वो पुणे जा नहीं सकता था अपनी, क्योंकि पेरेंट संस्था उसकी जयपुर में पार्टिसिपेट कर रही थी। वो और पूरे हरियाणा के अखाड़े के 20 एक एक वजन में 20-20 लड़के, पौंडीचेरी, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम इत्यादि स्टेट से लड़े, परंतु इन्होंने विशाल कालीरमन को लड़ने नहीं दिया। और बकायदा ये इंस्ट्रक्शन थे कि जो विशाल को अपने हाथ से लड़ाएगा उसको हम इस जयपुर नेशनल्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे। तो साहब ये तो मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं कि डब्ल्यूएफआई ने कह दिया कि हम किसी प्रकार की दुर्भावना किसी खिलाड़ी के साथ नहीं रखते, न रखेंगे। परंतु लोचब साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से पक्का आप तक ये पहुंचा देगा कोई ना कोई
कि आपने जयपुर में, आपने और आपके पहलवानों ने, आपके आयोजन ने विशाल कालीरमन को जयपुर में क्यों नहीं लड़ने दिया? इसका जवाब तो आपको कुश्ती जगत को देना होगा। ये सवाल कोई नहीं उठाएगा। मैं आज बता रहा हूं, लोचब साहब, मिस्टर प्रेमचंद लोचब, आप ही उस आयोजन के कर्ता गधर्ता थे, मालिक थे जयपुर वाले नेशनल के। आपने और आपके इन 3 तिलंगों ने का विशाल कालीरमन को जयपुर नेशनल्स में क्यों नहीं लड़ने दिया? इसका जवाब कुश्ती जगत को आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। परंतु डब्ल्यूएफआई क्या है, ये बड़प्पन है कि संजय सिंह ने कहा है कि हम हर बच्चे को पर्सनली फोन करके इनवाइट करेंगे कि बेटा आओ लड़ो, यार तुम हमारे देश की शान हो। और छोटी एक बात बताइए, जहां भैया 4 बर्तन होंगे खटकेंगे यार, किस परिवार में लड़ाई नहीं होती? माँ बेटे भी नाराज हो जाते एक दूसरे से, पर हम अब इस तरह एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। तो आपने जो भी किया जयपुर में वो अलग बात है, परंतु डब्ल्यूएफआई किसी पहलवान के साथ किसी प्रकार का दुराव नहीं करेगी। ये डब्ल्यूएफआई ने बाकायदा लिखित आश्वासन दिया है यूडब्ल्यूडब्ल्यू को। फोन आ गया साहब, इसको बंद कर दें जरा। चेतन शर्मा जी हैं कोई? चेतन शर्मा जी आपसे बाद में बात करेंगे। ये हमने कर दिया साइलेंट पे। आज के अखबारों में बड़ी प्रोमिनेंट खबर छपी है साहब, ये हिंदुस्तान टाइम्स है आज का, और इसमें ये इसको कवर किया गया है, इस खबर को, कि भैया वर्ल्ड बॉडी यूडब्ल्यूडब्ल्यू लिफ्ट्स बैन ऑन रेसलिंग फेडरेशन। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर है, 4 कॉलम की, 5 कॉलम की, कम से कम 30 सेंटीमीटर की। ये देखिए, ये देखिए, रेस अगेंस्ट टाइम वीरेश, कितनी बड़ी खबर है। तो सब मैं कुछ बातें अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो हवाई पत्रकारिता नहीं करता हूं, आई एम नॉट ए पत्रकार। मैं तो बड़े कड़वे सवाल पूछता हूं और तथ्यों पे बात करता हूं। तो जब ये जयपुर नेशनल्स खेल के विनेश जी आई थी ना, और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हमने ओलंपिक की तैयारी है, और मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं। जब जयपुर नेशनल्स हुआ तो पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, ओ भाई बल्ले बल्ले हो गई लड़की हमारी, गोल्ड मेडल लिया आई नेशनल्स में। तब हमने कहा था यार ये जयपुर वाला नेशनल्स तो नेशनल्स था ही नहीं, ये तो दंगल था एक, जिसमें किसी 3-4 स्टेट यूनिट्स के अलावा किसी यूनिट ने टीम ही नहीं भेजी थी। सब हरियाणा के ही लड़के लड़ रहे थे, एक एक वजन में 20-20 लड़के लड़ रहे थे। और विनेश फोगाट 53 किलो में लड़ी नहीं थी, वो तो 55 में लड़ी थी। ओलंपिक क्वालिफायर 53 किलो में है, उसका वजन 53 किलो है, जिसमें अंतिम पंगाल ने क्वालिफाई कर रखा है। तो सब हमारी मीडिया ने, हमारे नेशनल मीडिया ने, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने, प्रिंट ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, और उसके बाद पोर्टल्स ने इतना बड़ा वितंडा खड़ा किया था, क्यों तेरी इतना बड़ा कमबैक, इतनी बड़ी रिटर्न, क्या गजब परफॉर्मेंस दे दी विनेश फोगाट ने, नेशनल में मेडल लिया ही भाई, अपनी माँ के गले में पैर आ रही है। मतलब ऐसा था जैसे ओलंपिक, वाकई ओलंपिक का गोल्ड लिया ही हो। तब मैंने उस पर कहा, मैंने कहा यार किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। हमारे पत्रकार तो सवाल पूछेंगे, अरे भैया जब हम किसी भी टूर्नामेंट में कोई लड़का मेडल लेता है, कोई खिलाड़ी, तो हम पूछते हैं कौन सा टूर्नामेंट था भाई, क्या लेवल था पार्टिसिपेशन का, किस वजन में कितने बच्चे आए थे, तुम किस वजन में लड़े। भाई एथलेटिक्स तो मेजरेबल होती है भाई, अगर कोई 100 मीटर में गोल्ड जीत रहा है और 16 सेकंड में दौड़ के फर्स्ट आया है, पर गोल्ड तो है भाई, मारा छोरा गोल्ड मेडल लिया आया। कितने सेकंड में दौड़ा भाई 100 मीटर, बोला 16 सेकंड में, 16 सेकंड्स। तो मारे के साथ हंस देगा कि भाई 16 सेकंड के 100 मीटर, तो फिर हम समझ गए स्कूल लेवल से भी लोअर पुअर कंपटीशन है, बच्चे दौड़ रहे थे। तो हमारे किसा तो पूछ लेगा ना कि भाई जयपुर में छोरी गोल्ड ले आई है, तो किसको हरा के ले आई, क्या कंपटीशन था, क्या लेवल था। एक दूसरा सवाल हमने उठाया था कि भाई अगस्त में तुमने एसीएल का अपना सर्जरी कराई, तो ठीक है,
थोड़ा बहुत ज्ञान हमने भी है, हमने भी जिंदगी में कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, अनुभव किया है। ये दाढ़ी नहीं हो थोड़ी सफेद में चूना थोड़ी लगा रखे है तो वाकई सफेद होगी सब, जो जमाने के धक्के खाते खाते। तो 2 4 10 ACL सर्जरी हमने भी देखी है, अपने बालका की कराई है। कल हम वहाँ थे, नंदिनी नगर में थे, रुके थे रात को। और जब जब दर्शन करने गए तो हम कहा चलो अखाड़े में पहलवानों से मिलते चले। तो वहाँ पे एक लड़के ने ACL की सर्जरी करा थी, दूर से देख के उन्होंने अच्छा अच्छा ACL की सर्जरी हो रही है, क्योंकि वो जैसे उसके पट्टे वट्टे बंधे होते हैं ना। भाई साहब जब ACL की सर्जरी होती है ना, तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि पहले 15 दिन तो बैसाखियों पे चलता है लड़का, बैसाखियों पे। उसके बाद धीरे धीरे घुटना मोड़ते 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 3 महीने तो सिर्फ घुटने के मोड़ने की प्रैक्टिस होती है, और चलता है स्टिक लेके, और एक्सरसाइज करता रहता है, घुटना मोड़ता रहता है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद फिर थोड़े थोड़ी घुटने के, अब क्या होता है कि जब 3 महीने तक आपने अपने घुटने से कोई मूवमेंट किया ही नहीं, सिर्फ एक मूवमेंट कर रहे हैं, ये इधर ऐसे ये घुटना मोड़ रहे हैं, 90 डिग्री पूरा मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, साइड में तो कोई एक्शन कर नहीं सकते। तो इससे क्या होता है कि घुटने के पूरे मसल्स एकदम वीक हो जाते हैं। भाई जिस चीज को आपने रेस्ट दे रखा हो, या आप एक मसल ग्रुप को आपने मान लीजिए प्लास्टर लगा दिया 2 महीने का, तो 2 महीने तक उसने कोई काम ही नहीं किया उस मसल ने, तो वो मसल एकदम पतला छोटा और वीक हो जाता है। यस, ये नियम है, हमारे शरीर ऐसा ही होता है। तो 3 महीने 4 महीने आपने जब घुटने से कोई काम नहीं लिया, बहुत संभाल के पैर रखना, बहुत बड़ी मुश्किल से 3 महीने बाद तो आप बड़ी मुश्किल से पैर संभाल संभाल के चल पाते हो। फिर आप धीरे धीरे घुटने को मोड़ के थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाते हैं। फिर 6 महीने बाद आप थोड़ी सी रनिंग शुरू करते हैं, 5 या 6 महीने बाद हल्की, मतलब डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द, वो डॉक्टर जो है वो जज करता है आपको, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताता है कि नहीं अब आप ये एक्सरसाइज करिए, अब आप ये एक्सरसाइज करिए। वो पूरा हर 15 दिन बाद असेसमेंट करता है आपके घुटने की, आपके पैर की, आपके मसल्स की, आपकी हर चीज के, लिगामेंट कितना स्ट्रांग हुआ, कैसे हुआ। फिर चौथे पांचवें महीने में आप हल्की हल्की रनिंग शुरू करते हैं। छठे महीने में आप फिर थोड़ा सा मैट पे एक्टिविटी शुरू करते हैं, पर पैर को बहुत संभाल के, छठे महीने में। और अगर आप छठे महीने में प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो कम से कम 3 महीने बाद फिर आप थोड़ी घुटने की अच्छी, पैरों की, जो आपका पैर कमजोर हो गया ना, 6 महीने से आपने इस पैर से कोई काम नहीं लिया, तो होता क्या है कि मान लीजिए राइट का ऑपरेशन हुआ था, लेफ्ट वाला ज्यादा तगड़ा हो गया क्योंकि सारा लोड तो आपने लेफ्ट पे दे रखा है। तो ये भी बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप चूंकि अब राइट घुटने, राइट पैर पे बिल्कुल वजन नहीं डाल रहे, सारा वजन लेफ्ट पे डाल रहे हैं, तो कहीं लेफ्ट के मसल्स फटीग में ना आ जाए, ओवरवर्क ना हो जाए। होता है ना, जैसे गाड़ी के 4 टायर है, तो टायरों का अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि चारों टायर रोड पे बराबर चिपक के चले, नहीं तो एक टायर घिस जाएगा, गंजा हो जाएगा एकदम। एक ही यात्रा में 1000 किलोमीटर में एक टायर गंजा हो जाता है अगर अलाइनमेंट सही नहीं हो। तो जब आपके 2 पैर हैं और उसमें से एक आप जमीन पे टिका नहीं रहे, तो अलाइनमेंट खराब हो गया ना बॉडी का। तो भैया वो अलाइनमेंट सही होने में 6 महीने लगते हैं। 6 महीने बाद, अच्छा उसके बाद साइकोलॉजी, आपको हमेशा 24 घंटे ये डर सताता है कि मेरे घुटने में मेरा, आपको पता है, आपके शरीर को पता है, आपके मन को पता है, आपके दिमाग को पता है कि भैया मैं एक सर्जरी से निकल के आया हूं। तो वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ना, वो आपको काम नहीं करने देता। मैंने तो बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है जो ACL सर्जरी के बाद जिनकी पूरी मूवमेंट, फुटवर्क, अटैक ही खत्म हो जाते हैं। मैंने, हमारे अखाड़े का एक बच्चा था, बहुत प्रॉमिसिंग रेसलर था, उसके चोट लग गई। जब वो वापस उसने ACL की सर्जरी करा के बाद रिकवरी की, तो उसके सारे अटैक ही खत्म हो गए थे। क्यों? उसके मन में एक जो बैरियर था कि नहीं, मैं अगर घुटने, पैर रखता ही बहुत संभाल के था, उसको हमेशा वो जो दिमाग से जो फोबिया था ना इंजरी का, कि घुटने में दोबारा चोट न लग जाए दोबारा, तो उसने वो उसके सारे अटैक्स ही खत्म कर दिए, जो उसकी मूवमेंट थे, जो उसका फुटवर्क था। तो ये जो मैंने कहा ना, खिलाड़ियों की जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो
सारी फिजिकल तैयारी के बाद मेंटल होती है। जैसे वो कई बार पुराने जमाने के याद है, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता था सब लोग कहते थे कि जो किलिंग स्पिरिट पाकिस्तान में है वो इंडिया में नहीं है। आज से 30 साल पहले वाले जो ना, कि वो अपने इस्लामिक किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ जिहाद की तरह क्रिकेट खेलते थे। तो स्पोर्ट्स में वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट है, एकदम मारक, जो एक मेंटल स्टेट होती है, वो एसीएल सर्जरी के बाद वो चली जाती है। तो विनेश फोगाट जी ने तो 5 महीने में गोल्ड भी ले लिया। तो भाई मारे किसे एक्सपर्ट्स, तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात सवाल उठाई थी। तो एक मेरे कोई दर्शक थे, वो खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो उन्होंने भी उस पर कमेंट किया कि मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि एसीएल सर्जरी के बाद 5 महीने में कोई किसी ने गोल्ड मेडल भी जीत लिया। 5 महीने में तो पैर रखना शुरू करता है। मिनिमम नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए तो 1 साल, 9 महीना भी कम है। छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल का परफॉर्मेंस तो आप दे सकते हो 6, 7, 8 महीने बाद। अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है तो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होते होते आपको 1 साल लग जाता है। तो विनेश फोगाट जी ने 5 महीने में जयपुर नेशनल में गोल्ड भी ले लिया एसीएल सर्जरी के बाद। बजरंग पूनिया जी ने भी हाथ की कुछ कराई थी सर्जरी। तो भाई अच्छा, ये सवाल आम आदमी को तो बेचारे को मालूम नहीं है, पत्रकार हमारे पूछना नहीं चाहते। जिन एक्सपर्ट्स को मालूम है वो मुंह में दही जमा के बैठना, हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों खाम खाम, क्यों बुरे बना, हमने क्या जरूरत है मरण देना, या हम क्यों अप्रिय प्रश्न पूछें। तो नहीं था, हम तो पूछेंगे। अब आप ये बोलेंगे भाई ये बातें क्यों कर रहा हूं, कि भैया आपको विनेश जी, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा है कि विनेश जी को तो जरूर लड़ाना इन ट्रायलों में, है ना, स्पेशली ऑर्डर है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा है कि तीनों उन ग्रीवेंस वाले पहलवानों को जो कि आंदोलन कर रहे थे उनको जरूर लड़ाना। तो एक ने तो जूते टेक दिए हैं साक्षी जी ने, अब आपके ऊपर तो सब सारी निगाहें लगी हुई हैं भारत की, आप ही अगले ओलंपिक मेडलिस्ट हो हमारे तो प्रोबेबल्स में, और आपने जयपुर में गोल्ड भी लिया है। पर बात यह है जी, अब हवाबाजी तो काम नहीं चल रहा है, अब तो असली युद्ध होंगे मैट पे। विनेश जी तैयारी कर लो, और आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो। दुनिया को झूठ हर आदमी बोल सकता है, खुद से कैसे बोलोगे। तो ये खुद से आप जो डिनायल मोड में है ना, ये आपकी मेंटल स्टेट को दर्शाती है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। भैया इस मानसिक स्थिति से आपको बाहर आना पड़ेगा। और अब बहुत दिन हो गए हवाबाजी, बहुत दिन हो गए वाद विवाद, विचार विमर्श बहुत हो गया, बहुत कंट्रोवर्सीज हो गई, बहुत कुछ हो गया, कुश्ती का 1.5 साल खराब हो गया। तो जी काम करने का टाइम आ गया। इसलिए इन हवाबाजियों से बाहर निकलो और वाकई पहलवानी कर लो, और पब्लिक चाहे जो बोलती रहे, खुद से झूठ मत बोलो। तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने साहब डब्ल्यूएफआई को मान्यता दे दी, तो अब डब्ल्यूएफआई के सामने जो पहला टारगेट है वो है नेशनल कोचिंग कैंप लगाना। अब वो उन्होंने कह दिया साहब हम तो अपना कैंप लगाएंगे। उधर यूडब्ल्यू और एडहॉक कमेटी ने भी बोल रखा है कि हम पता नहीं पटियाला में और दिल्ली में कैंप लगाएंगे, पर अब उस कैंप का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डब्ल्यूएफआई लगाएगी। अगर आप लगा भी दोगे, आप ट्रायल करा भी दोगे, तो उस टीम ने कोई बढ़न नहीं देगा, यूडब्ल्यूडब्ल्यू नहीं बढ़न देगी, वो तो डब्ल्यूएफआई की टीम ने बढ़न देगी। और ऐसा पहली बार नहीं, और ऐसा पहले भी होता रहा है। नेशनल गेम्स जब हुए थे गुजरात में, तो 2 टीम गई थी, एक संदीप सिंह ने बना के भेजी थी खेल मंत्री ने हरियाणा की, एक फेडरेशन ने भेजी थी, फेडरेशन वाली लड़ाई, संदीप सिंह वाली उल्टी बैरंग वापस आई थी। जी हाँ, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो है डब्ल्यूएफआई की टीम को लड़ाएगा, इसलिए डब्ल्यूएफआई का कोचिंग कैंप और डब्ल्यूएफआई का जो ट्रायल है वही मान्यता। यही बात मैंने पिछले वीडियो में कही थी जब पुणे नेशनल हो रहा था, जयपुर नेशनल, तो मैंने कहा था भाई पहलवानों, जयपुर नेशनल जो है ये तो काम चलाऊ सरकार द्वारा कराया गया नेशनल है, इसका कोई में वो होगी ना, वही बात सच होगी। पुणे नेशनल, खैर
तो WFI की बड़प्पन यह है कि उन्होंने बोला कि चाहे जो पहलवान पूना लड़े, चाहे जयपुर लड़े, नहीं लड़े, चाहे दोनों में नहीं लड़ा, उसको भी हम ट्रायल का मौका देंगे। विशाल कालीन जैसे सभी बच्चों को बराबर मौका मिलेगा, आइए लड़िए, अपने आप को सिद्ध कीजिए और जाइए देश का प्रतिनिधित्व कीजिए। तो WFI वेन्यू ढूंढ रही है, न्यू कहती है कि हम साई के वेन्यूज, साई की कोई मदद नहीं लेंगे, पर मैं इसको उचित नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि देखिए छोटी मोटी ईगोज नहीं पालनी चाहिए। छोटे देखिए साई भी आफ्टर ऑल हमारा देश है, हमारी संस्था है, हमारे टैक्स पेयर मनी से चलती है। खेल मंत्रालय किसका है? हमारा है भाई, हमारे देश का है, मेरा खेल मंत्रालय है। जो पुरानी बातों को भूल के आई थिंक इमीडिएटली वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सो मच ऑफ टाइम। तो मैं तो ये चाहूंगा कि WFI अपने इस पे पुनर्विचार करे और उनको तुरंत साई से और खेल मंत्रालय से आज बात करनी चाहिए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, देखिए हमें मान्यता मिल गई है और हम लगाएंगे, इसलिए आप जिद छोड़िए अपनी और आप हमें साई का वेन्यू दीजिए। अगर साई वेन्यू नहीं देगी तो प्राइवेट वेन्यूज में कोचिंग कैंप लगेंगे। और आपको मालूम है भाई प्राइवेट वेन्यूज तो फिर प्राइवेट होते हैं ना। अब उससे खिलाड़ी फिर कहेंगे कि साहब मच्छर लड़ रहे हैं या बाथरूम साफ नहीं है। प्राइवेट स्कूल में, किसी में, कॉलेज में, कहीं मैट भाई हर जगह तो लगा नहीं सकते, ऐसे जगह लगाएंगे यहाँ जहाँ 4 मैट हो, ग्राउंड हो, खिलाड़ियों के लिए रूम हो, वॉशरूम हो, प्रॉपर सोना बात हो, ये हो वो हो, फिजियोथेरेपी अंदर सेटअप चाहिए ना कैंप के लिए। तो वो कैंप प्राइवेट में तो इजीली मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा तो सुझाव WFI को यही है कि आप कोई किसी प्रकार का ईगो नहीं, कोई जिद नहीं, कुश्ती के हित में हमें काम करना है। साई से बात कीजिए, साई से वेन्यू मांगिए और पुरानी बातों को बुला के लेट अस स्टार्ट फ्रेश। सांप तो निकल गया भैया, अब लकीर पीटने तो कोई फायदा नहीं। मैं सभी पहलवानों से, सभी कोचेस से, सभी खिलाड़ियों से और खासतौर पे विनेश साक्षी बजरंग से ये अपील करूंगा, सभी खिलाड़ियों से, जितने भी आज तक जो भी कटता हुई उसको जल्दी से जल्दी भुला के एक नई शुरुआत की जाए। लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम। और क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, हम ऑलरेडी अपना 1.5 साल बर्बाद कर चुके हैं और नेगेटिविटी में बर्बाद किया है। इतनी ज्यादा कड़वाहट नेगेटिविटी थी, उसको तुरंत दूर करके साई के वेन्यूज पे ही कोचिंग कैंप लगाया जाए, ऐसी जिद नहीं पालनी चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सारे कुश्ती जगत को, खेल जगत को, सभी खेल प्रेमियों को, सभी स्पेशली कुश्ती के पेरेंट्स को मैं ये बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तब कुश्ती वापस पटरी पे आ गई है, तो हमें उम्मीद है कि वी विल अगेन, हम पुनः सफलता के झंडे गाड़ेंगे। तब ओलंपिक्स में हम शानदार परफॉर्मेंस करेंगे हमारे बच्चे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बड़ा लंबा वीडियो होगा, बहुत सारी बातें करनी थी, तो अब और भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे पिछले 3 दिन तो कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज तो वीडियो बनेगी सब। तो बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।